हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज़, जिसमें मैं आपको चैप्टर 2 एक्सप्लेन कर रही हूं। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस चैप्टर का नाम है। यहाँ पर मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वो चैप्टर नहीं है, वो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं। इसके चैप्टर को मैं बहुत ही अच्छे से विथ कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यदि नहीं देखा है, मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना और वहाँ से इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेना। अब बच्चे कई बार कंप्लेंट करते हैं कि उन्हें ये समझ में नहीं आता जो क्वेश्चन आंसर है उन्हें किस वे में लिखना है या किस तरीके से लिखना है। तो आज यहाँ पर एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन आंसर्स को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी करवाने वाली हूँ कि जो कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आज क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू उन्हें पढ़ लेंगे। अब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहले रेशो कम था एमसीक्यू बेस्ड का, या एमसीक्यू बेस्ड होते ही नहीं थे, लेकिन अब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसलिए आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी रखिए, साथ ही साथ कैसे हमें आंसर लिखना है उसे भी समझिए। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे वीडियोस देखकर पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं और भी वीडियो बनाकर ला सकूं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कंपेयर द स्टेटस ऑफ माइनर इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली ऑफ बिजनेस विद द पार्टनरशिप फर्म। इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग 18 ईयर की एज जो होती है, उससे कम की जो एज होती है उसे माइनर एज कहा जाता है। मतलब यदि कोई 18 ईयर से कम की एज का है तो वो माइनर में आएगा। माइनर्स के लिए बहुत ही लीगल कानून जो हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, और जो 18 ईयर से अबव होते हैं उनके लिए कानून अलग होते हैं। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या होता है कि जैसे ही कोई बच्चे का बर्थ होता है वैसे ही वो उस फैमिली बिजनेस का हिस्सा बन जाता है। जैसे वो बड़ा होता जाता है उसे सीखता जाता है और वहाँ पर काम करता जाता है। यहाँ पर उसे किसी तरह के कोई कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने की ज़रूरत नहीं है। वो इक्वल ऑनरशिप, इक्वल राइट्स ऑफ बिजनेस सबको एंजॉय करता है। यहाँ पर जो दूसरे मेंबर्स होते हैं वो उसको सिखाते जाते हैं और उसकी लायबिलिटी समझाते जाते हैं। तो यहाँ पर माइनर का ये रोल होता है। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग कभी भी माइनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता जिसकी एज 18 ईयर से कम है। हाँ, यदि कोई कारण है जिसके कारण माइनर को पार्टनरशिप फर्म में ऐड करना है तो सिर्फ जो प्रॉफिट होगा पार्टनरशिप फर्म में उसे ही वो ले सकता है। उसके अलावा वो और कुछ नहीं ले सकता, ना तो वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। यदि फर्म को कोई लॉस हो जाता है तो ना ही वो लॉस में हिस्सेदारी देगा। तो यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म में माइनर का सिर्फ एक ही काम है, यदि उसे पार्टनरशिप फर्म में ऐड करना है, कि वो सिर्फ प्रॉफिट ले सकता है। तो ये दोनों चीज़ों में माइनर के रोल को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट क्या है, If registration is optional, why do partnership firm willingly to through the legal formality and get themselves registered? Explain। देखो, जैसा कि मैंने जब कॉन्सेप्ट समझाए थे इस चैप्टर के, बताया था कि जो रजिस्ट्रेशन है पार्टनरशिप फर्म का वो कंपलसरी नहीं होता है। यदि कोई दो दोस्त मिलकर पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो बिना रजिस्ट्रेशन के भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कंपलसरी नहीं होने के बाद भी लोग क्यों रजिस्ट्रेशन कराते हैं? ऐसे पार्टनर्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन यदि नहीं कराया है तो वो कभी भी क्या नहीं कर सकते, एक दूसरे के खिलाफ लीगल एक्शन नहीं ले सकते। क्योंकि जब नॉन रजिस्ट्रेशन होता है पार्टनरशिप का तो यहाँ पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं होता कि वो दोनों पार्टनर्स हैं। तो यदि एक पार्टनर बेईमानी कर लेता है और दूसरा पार्टनर उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेता है तो वो नहीं ले सकता, क्योंकि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन आपने कराया ही नहीं था। इसलिए पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन सभी पार्टनर्स करा लेते हैं। द फर्म कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट एनी इट्स पार्टनर। यदि उन्होंने कोई गलती कर दी या कोई केस हो गया या कोई पैसा इन्होंने एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर से ले लिया तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के खिलाफ केस भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसने रजिस्ट्रेशन यदि नहीं कराया है। द नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट एनफोर्स टू क्लेम अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। यदि दो पार्टनर्स मिलकर काम कर रहे हैं, वो दोनों दोस्त हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ने उनके साथ कुछ बुरा कर दिया या उनसे पैसा ले लिया, तो वो दोनों मिलकर ये साबित नहीं कर पाएंगे कि वो दोनों पार्टनर थे और इन्होंने ऐसा हमारे साथ कर दिया थर्ड पार्टी में। तो यहाँ पर भी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन इसलिए कंपलसरी माना गया है। ठीक है।
और लोग करा लेते हैं ताकि इस सारी चीज़ों से बचा जा सके। तो आप इसे अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख देना। स्टेट द इंपॉर्टेंट प्रिविलेजेस अवेलेबल टू द प्राइवेट कंपनी। देखो दो तरह की कंपनी है, प्राइवेट एंड पब्लिक। तो प्राइवेट कंपनी एंजॉय सर्टन एग्जम्पशंस ऑफ प्रिविलेजेस which are often not available to public companies. Some of the privileges enjoys the private companies given below. देखो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। लेजर नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर, मतलब यहाँ पर यदि सिर्फ 2 व्यक्ति मिलकर भी कोई फर्म को स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर्स का होना ज़रूरी होता है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अ प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस ऑपरेशन राइट्स फ्रॉम द डे ऑफ रिसीविंग ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? जब भी कोई फर्म स्टैब्लिश होती है, ठीक है ना, जब भी कोई प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी स्टार्ट होती है या स्टैब्लिश होती है, तो वो जो रजिस्ट्रेशन कराती है तो उसको चालू करने के लिए उसको गवर्नमेंट से अथॉरिटी लेनी होती है कि आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। उसमें पूरी डिटेल भरनी पड़ती है कि हम 2 पार्टनर्स हैं, हमारी ये चीज़ें हैं, हम इस तरीके का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तब गवर्नमेंट उनको क्या बोलती है? इनकॉर्पोरेशन देती है, मतलब आप बिजनेस को रन कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देती है कि अब आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हो। तो प्राइवेट कंपनी तुरंत ही बिजनेस को रन कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसके बाद उसको शेयर इशू करने पड़ते हैं, लोगों से पैसा मांगना पड़ता है, तब उसका बिजनेस स्टार्ट होता है। तो प्राइवेट कंपनी के साथ ये सब टेंशन नहीं है। नो रिस्ट्रिक्शन टू एडवांसिंग लोन फ्रॉम द डायरेक्टर। ठीक है, यदि प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर्स जो हैं वो यदि कंपनी से पैसा लेना चाहते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए या लोन लेना चाहते हैं तो वो बिना किसी टेंशन के ले सकते हैं, उन्हें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि पब्लिक कंपनी में बताना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लेजर नंबर ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर फ्रॉम ऑपरेशन। बहुत कम डायरेक्टर से भी ऑपरेशंस रन किए जा सकते हैं किसी भी बिजनेस के। क्लियर? अब हाउ डज द कॉर्पोरेटिव सोसाइटी इज एग्जाम्प्लीफाई डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म? एक्सप्लेन। तो देखो क्या होती है कॉर्पोरेट सोसाइटी? ऐसी सोसाइटी जो लोगों के भले के लिए काम करती है, लोगों को अच्छी शिक्षा देने के लिए काम करती है, लोगों को अच्छी जॉब प्रोवाइड करने के लिए काम करती है, लोगों के हित के लिए काम करती है। तो ये क्या कहलाती है? कॉर्पोरेट सोसाइटी। अब कॉर्पोरेट सोसाइटी में डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म का क्या रोल है? तो देखो डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? यहाँ पर हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार होता है। ठीक है ना, यदि कॉर्पोरेट सोसाइटी चल रही है और किसी को लग रहा है कि ये गलत है तो वो उसे बोल सकती है। इट ऑपरेट्स ऑन the one member one vote principle, ensuring equal voting rights regardless of financial contribution and the activity involve member to decision making process through the regular general meeting and election of leadership। तो यहाँ पर क्या होता है ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, मेंबर का जो एम्पावरमेंट होता है वो बहुत सही होता है, मतलब हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार होता है। और सेक्युलरिज्म का मतलब है यहाँ पर किसी भी धर्म को लेकर, किसी भी रिलीजन को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। हर जेंडर के लोग, हर रिलीजन के लोग, हर कास्ट के लोग, हर सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस को यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस धर्म के लोग ही आ सकते हैं। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट सोसाइटी जो बनाई जाती है वो सबके लिए बनाई जाती है। तो बस आप इसी को बता देना जब आप आंसर लिखोगे। What is the mean by partners by Stoeples? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको MCQs में भी पूछा जा सकता है या 3 मार्क्स के पे भी पूछा जा सकता है। तो देखो पार्टनर्स बाय स्टोपल क्या होता है, इसे एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाती हूँ ताकि आप इसको अपने शब्दों में बनाकर लिख सकें। सपोज A और B पार्टनर है, A और B पार्टनर है, C जो है इनका एक फ्रेंड है, पार्टनर नहीं है ये। C जो है इनका एक फ्रेंड है, पार्टनर नहीं है ये। यहाँ पर एक राम है, ठीक है, राम को सी राम के पास जाता है और सी राम से कहता है कि मेरे 2 फ्रेंड हैं, ये एक बिजनेस करते हैं, इनकी एक पार्टनरशिप फर्म है, यहाँ पर इनको कोई कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने चाहता है। किसको? वो ए और बी को, राम के थ्रू। ठीक है, अब राम से बातें कौन कर रहा है? सी बातें कर रहा है, पर वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं है। ठीक है ना, समझ रहे हो? सारी बातें कौन कर रहा है? सी बातें कर रहा है, लेकिन वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं है। बट राम जो है सी की बातें मानकर ए और बी को, ठीक है, ए और बी को वो कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। तो अब ए और बी
ठीक है, ए और बी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। राम ये कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इस पार्टनरशिप फर्म में नहीं हो, मैंने तो तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लगा कि तुम भी इस पार्टनरशिप फर्म में हो और मैंने तुम्हारे कहने में आकर ये कॉन्ट्रैक्ट ए और बी को दे दिया। तो पार्टनर बाय एस्टोपल का मतलब अपने आप को ऐसा बताना कि हम इस पार्टनरशिप फर्म में हैं। अब इससे हुआ क्या, जो राम था, राम ने ये कहा कि सी तुम्हारे कहने पे मैंने ए और बी को काम दे दिया, यदि किसी तरह का कोई लॉस होता है या किसी तरह की मुझे कोई परेशानी होती है तो तुम भी रिस्पॉन्सिबल रहोगे। ठीक है, तुम भी रिस्पॉन्सिबल रहोगे। तो सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए सी भी उस पार्टनरशिप फर्म में आ जाता है। और क्या होता है, ये इससे ये बताता है कि मैं भी इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूँ, बल्कि वो है नहीं लेकिन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए वो उस फर्म में आ जाता है और उतनी सारी जिम्मेदारियां जो ए और बी की राम के लिए थी वो सी की भी होती हैं। समझ में आ गया एग्जाम्पल से? वही इसमें बताया गया है। अ पार्टनर बाय एस्टोपल इज अ लीगल कॉन्सेप्ट वेयर द पर्सन हु इज नॉट ऑफिशियली पार्टनर इन अ बिजनेस और नॉट द लेस ट्रीटेड ऑफ द ड्यू टू एक्शन द रिप्रेजेंटेशन। दिस सिचुएशन व्हेन अ इंडिविजुअल थ्रू देयर बिहेवियर, स्टेटमेंट एंड इवन साइलेंस क्रिएट अ इम्प्रेशन दैट दे आर अ पार्टनर। वही बात बताई, उसने ऐसा इंप्रेशन क्रिएट किया। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने बताया, इसे आप अपने वर्ड में लिख लेना। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट क्या है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। नेक्स्ट है परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब है परमानेंट चलने वाली कोई भी कंपनी। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि जो कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होती है तो वो हमेशा चलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स है, यहाँ पर पब्लिक कंपनी की बात की गई है, जो शेयर होल्डर्स हैं यदि वो चेंज भी हो जाते हैं तो कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यदि शेयर होल्डर अपने शेयर किसी दूसरे को भी सेल कर देते हैं तो भी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कंपनी हमेशा चलती रहती है। उसके शेयर्स किसी के भी पास चले जाएं उसे फर्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए इसे परपीचुअल सक्सेशन कहा गया है। नेक्स्ट है कॉमन सील। देखो कॉमन सील क्या होता है, जब कंपनी स्टार्ट होती है तो वो एक कॉमन सील बनाती है जिसमें क्या बना रहता है, जिसमें कंपनी का या फर्म का लीगल नेम दिया होता है। आपने सील देखी होगी, आपके स्कूल में भी देखी होगी, आपके स्कूल के नाम की एक सील होती है। आपके प्रिंसिपल सिग्नेचर करने के बाद वो सील लगा देती है ताकि पता रहे कि ये इस स्कूल से प्रिंसिपल ने सिग्नेचर किए हुए हैं। तो इसी तरह से कॉमन सील होती है, जो भी ऑथराइज एजेंट या ऑफिसर्स होते हैं उनके पास एक कॉमन सील होती है और वो उस सील को यूज करते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट होता है कर्ता। कर्ता कौन होता है? कर्ता होता है लीडर। ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में होता है। कर्ता वो होता है जो बिजनेस को स्टार्ट करता है और जो बिजनेस को आगे रन करता जाता है। जब हेड कर्ता की डेथ हो जाती है तो उसका जो बेटा होता है वो कर्ता बन जाता है। तो यहाँ पर कर्ता को सबसे एल्डेस्ट मेल फैमिली मेंबर बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पर्सन। कोई भी जो फर्म होती है, कंपनी होती है, वो अलग होती है और उसका ओनर अलग होता है। ये हमने शुरू से पढ़ा है। तो यहाँ पर जो एंटिटी है बिजनेस की उसे एक आर्टिफिशियल पर्सन बताया गया है। मतलब जो फर्म है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो एज अ पर्सन काम करती है लेकिन ओरिजिनल पर्सन नहीं होती। क्लियर? अब यहाँ पर बच्चों हम लॉन्ग आंसर टाइप पढ़ने वाले हैं। देखो लॉन्ग आंसर्स कैसे हैं, ध्यान से देखो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द सोल प्रोप्राइटर ऑफ फर्म, एक्सप्लेन द मेरिट एंड लिमिटेशन। देखो सोल प्रोप्राइटर कौन होता है? जब एक व्यक्ति मिलकर कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करता है उसे सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। वो अकेला बिजनेस को रन करता है। सोल प्रोप्राइटर इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। जैसे मैं हूँ, मैंने अपना काम शुरू किया है तो मैं अकेली ही अपना काम करती हूँ, तो मैं कौन हो गई? मैं सोल प्रोप्राइटर हो गई। तो सोल प्रोप्राइटर व्यक्ति वह होता है जो अकेले ही अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है। जैसे आपने बहुत सारी किराना की शॉप्स देखी होंगी, बहुत सारी छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस देखे होंगे जिसमें एक व्यक्ति मिल बैठकर और अपना बिजनेस कर रहा होता है। तो वो क्या कहलाते हैं? सोल प्रोप्राइटर कहलाते हैं। इनके मेरिट्स क्या होते हैं? क्विक डिसीजन मेकिंग, किसी से पूछने की नीड नहीं है, खुद ही क्विक डिसीजन ले लेते हैं। डायरेक्ट इंसेंटिव, जितना भी प्रॉफिट होता है वो अकेले उनके पास ही आता है। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, देयर इज अ पर्सनल सेटिस्फेक्शन ऑफ वर्किंग फॉर वन सेल्फ। यदि हम खुद काम कर रहे हैं तो हमें एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि यार यहाँ काम हमने किया है और पूरी ईमानदारी से किया है। एज ऑफ द फॉर्मेशन एंड क्लोजर, हमारा मन होगा तब हम चालू कर लेंगे, हमारा मन होगा तब हम वो बिजनेस बंद कर लेंगे। अब लिमिटेशन क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। आप कहीं से आसानी से आपको लोन नहीं मिल सकता,
आप कहीं से पैसा नहीं ले सकते, यदि बिजनेस फेल हो जाता है तो आपके ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सारी लाइबिलिटी आपके अकेले के ऊपर होती है। आपको लोन लिया है यदि तो उसे चुकाना है, यदि आपके यहाँ सामान खत्म हो गया तो आपको उसे लेने जाना है, तो सारी लाइबिलिटी आपके ऊपर ही रहती है। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न, सोल प्रोप्राइटर जो होते हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक बिजनेस रन नहीं कर पाते। लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी, जो मैनेजमेंट होता है वो इतना अच्छा उनको आता नहीं है, ठीक है। अब वो यही सब आप अच्छे से, यदि देखिए मार्क्स पे डिपेंड है कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है। यदि ज़्यादा नंबर का आता है 5 नंबर का तो थोड़ा बड़ा करके लिखिए, यदि छोटा आता है तो छोटा लिख लेना, ठीक है। उसके बाद वाई इज पार्टनरशिप कंसीडर बाय सम ऑफ द रिलेटिवली अनपॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप, ठीक है। अब यहाँ पर पार्टनरशिप को अनपॉपुलर क्यों कहा गया है, इसके मेरिट्स और वो बताना है, लिमिटेशंस, ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, शायद ऊपर मैंने गलत लिख दिया था 1932, इसको करेक्ट कर लेना, 32 में बना है 1932 में। द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु आर एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑल और एनी ऑफ देम एंड एक्टिंग फॉर ऑल, ये पार्टनरशिप फर्म होती है जब 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करते हैं। अब पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, ग्रेटर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की नीड होती है, बहुत सारी स्किल्स की नीड होती है और साथ ही साथ रिस्क भी होता है। पर बहुत सारे लोग होते हैं तो मिलकर ये काम कर लेते हैं, लेकिन फिर भी लोग इसको पसंद नहीं करते करना। इसका आपको कारण बताना है, पहले तो इसके मेरिट्स बताना है कि आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है, आपको फंड ईजीली मिल जाता है, आपकी रिस्क भी शेयर हो जाती है और सीक्रेसी भी रहती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, लिमिटेशंस क्या है, आप इतने बड़े पार्टनरशिप फर्म चला रहे हो तो अब आपके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस है एंड लेक ऑफ पब्लिक, 2 बार लिखा गया है, तो बच्चों इसको रेक्टिफाई कर लेना। मतलब क्या है कि यदि आप पार्टनरशिप फर्म चला रहे हो तो लोगों का आपके ऊपर भरोसा कम मुश्किल से बनता है, क्योंकि भैया 2 लोग मिलकर, एक अच्छा है एक बुरा है, तो उसको समझना डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसे भी एक्सप्लेन करना। वाई इज द इम्पॉर्टेंट टू चूज एप्रोप्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस द फैक्टर डिटरमाइन द चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बोल रहे हैं कि क्यों मुश्किल है कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं उसे चुनना, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति सोच रहा है कि यार मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर दूं, लेकिन कौन सा बिजनेस जो आपकी एबिलिटी के मुताबिक हो, जिसे करने में आपको मज़ा आ रहा हो, जिसे करने में आप, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं लेज़ी होते हैं, उन्हें कोई शॉप खुलवा दो बस वो दिन भर बैठना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एक्टिव रहना पसंद है, वो बैठ के कोई काम नहीं कर सकते। तो आप जब अपने इच्छा के अनुसार काम करते हो, उस हिसाब से बिजनेस को चूज़ करते हो तो आपका बिजनेस सक्सेस होता है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हो उसे चूज़ करना। अब यहाँ पर देखो, बिजनेस में कंटिन्यूटी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन गए दूसरे दिन आप बिजनेस में आपकी दुकान आपने बंद कर दी। नेक्स्ट क्या है, लाइबिलिटी होनी चाहिए, कॉस्ट एंड एज ऑफ सेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन। देखो कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है, चाहे सोल प्रोप्राइटर हो चाहे पार्टनरशिप हो, उसे इस्टेब्लिश करना आसान तब होता है जब आपने सही फॉर्म चूज़ किया हो, ठीक है। मैनेजमेंट एबिलिटी एंड नेचर ऑफ बिजनेस, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं कि आप कैसे बिजनेस करोगे। आप डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स, लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो कोऑपरेटिव फॉर्म तो आप समझ ही गए ना, जब हम लोगों की मदद के लिए काम करते हैं। तो लीगल स्टेटस, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्पोरेशन सोसाइटी इज कंपलसरी, द अकॉर्ड टू सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ द सोसाइटी विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। मतलब जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी होती है ना, उसका रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी घर बैठे बैठे काम करने लग गया, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी खोल ली। इसके जो मेंबर्स होते हैं इस सोसाइटी से अलग होते हैं, मतलब यदि मेंबर्स चेंज हो जाएंगे तो भी सोसाइटी चलती रहेगी, वही बताया है। लिमिटेड लाइबिलिटी, कंट्रोल, वॉलंटरी मेंबरशिप, यदि कोई सिर्फ कुछ समय के लिए आकर अपना मेंबर बनना चाहता है तो वो भी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में बन सकता है। सर्विस मोटिव, सर्विस का प्रोवाइड करना ही मेन मोटिव होता है। मेरिट्स, इक्वलिटी टू वोट स्टेटस, लिमिटेड लाइबिलिटी, इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन, स्टेबल एग्जिस्टेंस, सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसी तरह से लिमिटेशन दिए गए हैं, आप इसे भी देखकर लिख सकते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट दिया हुआ है टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये कंज्यूमर्स के लिए काम करती है, ठीक है। लोगों को प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, लोगों को खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड करना, ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए ये
की सोसाइटी बनाई जाती है। उसके बाद है फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। फार्मर्स मतलब क्या होते हैं, जो किसान होते हैं उनके लिए ये सोसाइटी बनाई जाती है। क्रेडिट कॉर्पोरेशन सोसाइटी, लोगों को उधार पैसा देने के लिए सोसाइटी बनाई जाती है। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सोसाइटी जो होती हैं ये होती हैं स्मॉल प्रोड्यूसर्स की हेल्प करने के लिए। जो मेंबर्स होते हैं यहाँ पर रीजनेबल प्राइस पर लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ये क्या हो गई, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपको डिफरेंस बिटवीन बताना है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का और पार्टनरशिप का। तो आप बस बता दीजिएगा, ये तो बहुत ही ईजी है। आप इसे चाहें तो लाइन खींच के जो बॉक्स में बनाते हैं वो भी बना सकते हैं। एंड लास्ट जो क्वेश्चन है, Despite limitation of size resources, many people continue to prefer sole proprietorship over the form of organization। ये पूछ रहे हैं कि साइज के कारण और कोई अन्य रीज़न से भी लोग सोल प्रोप्राइटरशिप खोलना क्यों पसंद करते हैं। तो जो ऊपर समझाया था वही सब लिखा हुआ है। यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं, ध्यान से सुनिए, यदि आप इसके नोट्स चाहते हैं, इसकी पीडीएफ चाहते हैं, तो मेरे ऐप स्टडीनेटिक पर को आप डाउनलोड कर लेना। कहाँ से? प्ले स्टोर से। और वहाँ पर जाकर आप इसके कॉन्सेप्ट का पीडीएफ एंड साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ भी ले सकते हैं। बहुत ही जल्दी इसके अदर क्वेश्चंस भी शेयर करूँगी, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, वह भी हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार रहिए।